Good morning, everyone. Good morning, Jai Hind. गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। इसके पहले हुए सेशन में जब हम लोग फ्राइडे को मिले थे, हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी सिस्टम यानी कि मानव शरीर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। और मानव शरीर से संबंधित जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने कुछ जो टॉपिक्स स्टार्टिंग के देखे थे। सबसे पहले हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया था कि मानव शरीर से संबंधित कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको पढ़ा था। और इसके बाद हम लोगों ने साथ में जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, सॉरी जो सर्कुलेशन सिस्टम है, जो परिसंचरण तंत्र है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। अभी तक जो चीज हम लोगों ने परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा है उसमें सबसे पहले हमने देखा कि जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो उसमें हमने देखा कि एक तो रक्त धमनियां हैं, रक्त को कैरी करने के लिए एक धमनियां हैं, शिरें हैं, और इसके साथ साथ रक्त कोशिकाएं हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने रेस्पिरेशन का जो एक ओवरऑल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन सॉरी सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है या हमारे शरीर में जो सर्कुलेशन होता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि उसमें हृदय की क्या रोल है, क्या भूमिका है, हार्ट का क्या रोल है। इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे जानने की कोशिश की। अब इसके साथ साथ जो इस टॉपिक में परिसंचरण तंत्र में हमें एक जो मेनली एक चीज जो पढ़ना है वह है ब्लड का रोल, कि हमारे शरीर में रक्त का आखिर क्या रोल होता है। हार्ट के बारे में आप सभी जानते हो कि हार्ट में हमारे पास सिर्फ एक मस्कुलर पंप है जिसका काम होता है खून को पंप करते रहना, रक्त को पंप करते रहना, उसको शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना। अब इसके साथ साथ जो बाकी जो चीजें हैं, जैसे परिसंचरण तंत्र में हमें जो बाकी जो चीजें पढ़नी है वो है मेनली रक्त से संबंधित। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे आपके परिसंचरण तंत्र में वो रक्त से संबंधित ही आएंगे। रक्त से संबंधित दो तीन तरीके के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। सबसे पहला, रक्त के जो अलग अलग कोशिकाएं हैं, रक्त के जो अलग अलग कोशिकाएं हैं जैसे कि लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, इन सभी से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा एक सवाल पूछने का जो जगह है वह है ब्लड ग्रुप का। ब्लड ग्रुप के बारे में आप सभी ने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सुना होगा। ब्लड ग्रुप को ब्लड ग्रुप को लेकर कई सारे क्वेश्चंस होते हैं मन में, तो आज ये दोनों टॉपिक्स को पहले हम लोग देखते हैं और फिर उसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमें देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि रक्त में हमारे जो तीन अलग अलग तरीके की कोशिकाएं होती हैं, या फिर अगर हम ब्लड की बात करते हैं, ब्लड में हमारे जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, रक्त में जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, उनको एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो एक का नाम होता है आरबीसी, आरबीसी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, इसके बाद आता है हमारा प्लेटलेट्स, और फिर आता है हमारा प्लाज्मा। हमारे रक्त में ये चार कोशिकाएं जो है वो मुख्यतः मौजूद होती है, या चार चीजें जो है वो मुख्यतः मौजूद होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। अब इनका काम क्या है, या लाल रक्त कोशिकाओं का या बाकी चीजों का क्या काम है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरबीसी से। चलिए अभी आप लोगों का देखो पीडीएफ अपडेट हो चुका है, इसलिए इसको लेकर बार बार एक ही मैसेज डालना या 10 बार पीडीएफ डालना, इससे फायदा नहीं है। तो उससे आप खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। पीडीएफ अपलोड हो चुका है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी के बारे में। और एक बार ध्यान से अगर आप इन टॉपिक्स को समझ जाओगे तो आगे आपको बायोटेक्नोलॉजी में हेल्प होगा। और ये एक टॉपिक है, मानव शरीर का एक टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। इसके पहले भी हमने देखा था कि यहीं से क्वेश्चन आए थे, डब्ल्यूबीसी से संबंधित आए थे, जिसमें टी सेल्स और बी सेल्स जो है उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरबीसी को लेकर। आरबीसी का क्या काम है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड जो है, रक्त जो है, हमारे पूरे बॉडी में जब घूमता है तो उसका एक मुख्य काम होता है ऑक्सीजन की सप्लाई करना। उस ऑक्सीजन को वह फेफड़े से अवशोषित करता है और फिर उसको अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाने की कोशिश करता है। हमारे शरीर के जो अनेक कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं तक पहुंचाने की कोशिश करता है आरबीसी। तो आरबीसी का एक सिंपल सा काम है, आरबीसी के अंदर में एक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर एक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है इसका एक काम है, हीमोग्लोबिन दो चीजों से मेनली बाइंड करता है, दो चीजों के साथ अपना एक एसोसिएशन जो है उसको बनाता है, दो चीजों के साथ कंबाइन, जैसे केमिकल रिएक्शन होता है ठीक वैसे ही यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के साथ बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के साथ बॉन्ड बनाता है। तो जैसे मान लो अगर हम बात करें अपने फेफड़े की, तो हमने देखा था कि फेफड़ों में भी रक्त की जो कोशिकाएं हैं वो पहुंचती हैं, और रक्त की कोशिकाओं के माध्यम से यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो है वो बाहर से अंदर अवशोषित किया जाता है, और पहले से जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकास किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है। तो ठीक वैसे ही सबसे पहले क्या होगा,
यह हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है और इसको लेकर हमारे शरीर के अनेक कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करेगा। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड उन अलग अलग कोशिकाओं से अवशोषित करेगा और उसको फेफड़े तक लेकर जाता है, जहां तक यह हमारे शरीर से बाहर चला जाए। तो ये आरबीसी का एकमात्र सिंगल काम है हमारे शरीर के अंदर में। हेमोग्लोबिन की अगर बात करें तो यह रेड कलर का होता है, इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है और इसी के कारण हमारा जो रक्त है वह भी लाल नजर आता है, हमारा जो ब्लड है वह भी रेड इसलिए नजर आता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन मौजूद है। और हेमोग्लोबिन आयरन के द्वारा बनता है, तो रेड कलर जो है वो वहां से आता है। ये इसका एक काम है। हमारे शरीर का लगभग 40 से 45% हिस्सा जो है रक्त का, 40 से 45% हिस्सा जो है रक्त का वो हमारा आरबीसी होता है। हमारे शरीर के रक्त का 40 से 45% हिस्सा जो है वो आरबीसी होता है। दूसरा, अब हम लोग सीधा एक दूसरे की बात करते हैं और वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा, अब देखो, हमने ये देखा कि हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल का काम है ऑक्सीजन को आगे लेकर जाना। ऑक्सीजन को आगे लेकर जाने का काम जो है वो आरबीसी का है। लेकिन हमारे शरीर में बाकी जो भी सामग्री है, इवन ब्लड के जो बाकी सेल है, उनको आगे बढ़ाने का काम या उनको आगे तक लेके जाने का काम जो है वह प्लाज्मा करता है। हमारे ब्लड का लगभग 50 से 55% हिस्सा, या मान लो 50% जो हिस्सा है वह हमारा प्लाज्मा होता है। 50 से 55% हिस्सा जो है वो हमारा प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा का एक सिंपल सा काम है, प्लाज्मा हमारे ब्लड का मेजॉरिटी पोर्शन है, मुख्यतः हमारा ब्लड जो है वो प्लाज्मा से बना होता है। इस प्लाज्मा का काम है जो रक्त की बाकी कोशिकाएं हैं, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट हो, इन सभी को आगे बढ़ाते रहना और साथ ही साथ जो बाकी सामग्री है, जो ब्लड में बाकी सामग्री है, उसको भी अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाना, यह इस प्लाज्मा का काम होता है। मेनली वाटर से बना होता है, मेनली जो है वह पानी से बना होता है और यही प्लाज्मा जो है एक फ्लूइड के तरीके से, यानी एक तरीके से एक रक्त जो है हमारा जो आसानी से मूव कर सकता है, उसको बनाने के लिए प्लाज्मा जो है वो मुख्यतः जिम्मेदार है। तो ये दोनों चीजें देखो, हमारे शरीर के रक्त के दो मेन पार्ट हो गए, एक हो गया आरबीसी और दूसरा हो गया प्लाज्मा। ज्यादातर पोर्शन जो हमारे ब्लड में है वो यही दोनों का होता है, आरबीसी का और प्लाज्मा का। तीसरे नंबर पे है हमारा प्लेटलेट। प्लेटलेट का काम क्या है? प्लेटलेट जो है वो पूर्ण रूप से कोशिका नहीं होती। प्लेटलेट जो है हमारे शरीर के अंदर में पूर्ण रूप से कोशिका नहीं होती, बल्कि कोशिका के टूटे हुए टुकड़े होते हैं। कोशिका के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको प्लेटलेट्स कहा जाता है। स्मॉल ब्रोकन पीसेस, स्मॉल फ्रैगमेंटेड पीसेस, स्मॉल फ्रैगमेंटेड सेल्स। मीन्स जो कोशिकाएं हैं उनके टूटे बिखरे जो पोर्शंस हैं, टूटे बिखरे जो सामग्रियां हैं, उनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स का काम एक सिंपल सा है हमारे ब्लड में। प्लेटलेट जो है हमारे रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है, यानी कि ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब इसका काम क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कि मान लेते हैं हमारा कोई भी जो धमनी है या जो शिरा है वो अगर कट जाता है तो उससे बहुत अधिक मात्रा में ब्लड जो है वो बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड अंडर प्रेशर होता है, रक्त जो है वो प्रेशर के अंदर होता है, जो हार्ट से उसको पंप किया गया है उसके फोर्स में होता है। तो अगर कहीं पे कोई पार्ट कट जाता है तो उस पार्ट के कटने के कारण वहां से बहुत अधिक खून निकल सकता है और खून निकलने से आदमी की मृत्यु हो सकती है। क्योंकि खून ही जो है या हमारा रक्त ही जो है वह बॉडी के अंदर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। हमें जो ऑक्सीजन चाहिए, हमें जो खाना चाहिए, उन सभी को पहुंचाने का काम रक्त का है। तो अगर कहीं पे भी डैमेज होती है, कहीं पे भी हमारी जो रक्त कोशिकाएं हैं वो डैमेज होती हैं, कहीं पे वेसल्स जो है, जो रक्त वाहिनियां जो हैं वह अगर कहीं पे डैमेज होती है, तो उन सभी जगहों पर एक थक्का जमाने का, रक्त का एक थक्का जमाने का काम जो है वह प्लेटलेट का होता है। प्लेटलेट कोशिकाओं के टूटे फूटे टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, और इनका काम है ब्लड में क्लॉटिंग कराना, ब्लड का थक्का जमाना, यह इसका मुख्य रूप से काम है। अगर प्लेटलेट की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, प्लेटलेट की संख्या अगर किसी मानव शरीर में 4.5 लाख से ऊपर चली जाती है, नॉर्मली 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होता है, तो 4.5 लाख से ऊपर अगर चली गई प्लेटलेट की संख्या, तो उस केस में
अगर उस केस में हमारे शरीर में ब्लड प्लेटलेट की संख्या जो है वो 4.5 लाख से ऊपर चली गई, तो फिर इस केस में अननेसेसरी क्लॉटिंग होने लगती है। मींस जहां पे जरूरत नहीं है थक्का जमने का, वहां पे भी थक्का जमना स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें हृदय संबंधी जो समस्याएं हैं, जो हृदय संबंधी समस्याएं हैं, वह फिर उत्पन्न हो सकती है। उसमें हार्ट अटैक और बाकी चीजें जो है वह हो सकती हैं। ठीक है? तो प्लेटलेट्स अगर बहुत अधिक है तो भी नुकसान है, अगर प्लेटलेट्स कम है, अगर प्लेटलेट्स बहुत कम है तो इसमें भी नुकसान है। अगर प्लेटलेट्स कम है, अगर प्लेटलेट्स बहुत कम है तो इसमें भी नुकसान है। प्लेटलेट कम होने से क्या नुकसान है कि मान लो शरीर के अंदर में, जैसे एक तो होता है कि हमें बाहर से कहीं से कट लग जाए, बाहर से हमारा कहीं पे हाथ पैर कहीं पे भी कट लगे तो वहां से खून निकलना स्टार्ट होता है। हमारे शरीर के अंदर में कई बार इंटरनल ब्लीडिंग के भी चांसेस होते हैं, अंदर ही आंतरिक रूप से कुछ ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो उस केस में वहां पे तो आप बैंडेज पट्टी नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होगा कि अगर प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ही अधिक कम हो गई और अगर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, तो फिर जो व्यक्ति है उनकी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए प्लेटलेट्स का कम होना भी नुकसानदेह है, प्लेटलेट्स का अधिक होना भी नुकसानदेह है। तो ये हमारे 3 चीजें हो गई। पहला पहला रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर में हमने देखा जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उसके अंदर में हेमोग्लोबिन मौजूद होता है। हेमोग्लोबिन का मेन काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े से लेकर अलग अलग सेलों तक पहुंचाना, अलग अलग सेल्स तक, अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाना और वापस लेकर आना। ये हमारे हेमोग्लोबिन और आरबीसी का काम हो गया। दूसरा हमने देखा प्लाज्मा। प्लाज्मा का मुख्यतः काम क्या था? शरीर के जो अनेक रक्त कोशिकाएं हैं उनको एक तरीके से मूव कराना, उनका परिचालन सुनिश्चित करना, साथ ही साथ शरीर के अंदर में अनेक जो सामग्रियां हैं, भोजन सामग्रियों से लेकर बाकी सभी सामग्रियों को अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य भी प्लाज्मा का है। प्लाज्मा के कारण ही हमारा जो रक्त है वो परिसंचालित हो पाता है। तो ये हमारा एक काम हो गया। तीसरा हमने देखा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वह छोटे छोटे टुकड़े हैं, प्लेटलेट्स जो है वो छोटे छोटे टुकड़े हैं कोशिकाएं के, और इनका मेनली काम है रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लॉटिंग कराना। अगर ये नहीं होता है तो इस केस में काफी समस्याएं आ सकती है। चलिए, इसके बाद अब आते हैं, एक मेन हमारी कोशिका है श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका का काम क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, श्वेत रक्त कोशिका को बोला जाता है कि हमारे शरीर के अंदर में एक प्रतिरोध की जो क्षमता होती है, एक इम्यून सिस्टम जो होता है, वह डब्ल्यूबीसी के कारण होता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल के कारण या श्वेत रक्त कोशिकाओं के कारण। श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर को रोगों से बचाने की कोशिश करती है, और सभी प्रकार के रोगों से, चाहे मान लेते हैं कि बाहर से कोई जीवाणु आया हो, बाहर से कोई वायरस आया हो, इनसे लेकर शरीर के अंदर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे मान लेते हैं कि कैंसर जैसी समस्या है या इस तरीके की कोई और समस्या है, तो उससे भी निपटने में हमारी जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं वह हेल्प करती है, वह मदद करती है। क्या ये हर बार मदद कर पाएंगी? आंसर इज नो। इनकी अपनी एक क्षमता है और उस क्षमता तक वह हमारे शरीर को बचाने की कोशिश करती है। हर मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जो क्षमता है वह अलग अलग होती है, डिपेंड करता है, इस चीज पर निर्भर करता है कि आदमी कितना स्वस्थ है, उसकी बाकी जो सिस्टम है कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं में मुख्यतः 2 अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं। हमारे श्वेत रक्त कोशिकाओं में 2 अलग अलग तरह के सेल होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं टी सेल और दूसरा होता है बी सेल। हमारे शरीर के अंदर में हमारे शरीर के अंदर में जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त कोशिकाओं के अंदर में भी 2 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं टी सेल और दूसरा होता है बी सेल। अब देखो, बी सेल और टी सेल का क्या काम है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लो शरीर में बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस या बाकी कोई भी इस प्रकार का जो थ्रेट है, इस तरीके का कोई भी खतरा अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो उससे फाइट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए हमारी जो बी सेल है वह एंटीबॉडीज बनाती है, या एक चीज बनाती है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब एक ऐसा प्रोटीन, एंटीबॉडी जो है वो बेसिकली एक प्रोटीन है, और इस प्रोटीन का काम है कि बाहर से आने वाली जो बैक्टीरिया या वायरस है उनका मुकाबला करना। तो हमारे शरीर के अंदर में जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त कोशिकाओं में एक बी कोशिका होती है, और इस बी कोशिका का नाम है कि बाहर से आने वाले जो जीवाणु है, जो विषाणु है, उन सभी से लड़ने के लिए शरीर के अंदर में एंटीबॉडी को बनाना। एंटीबॉडी का मतलब होता है एक ऐसा प्रकार का प्रोटीन जो बाहर से आने वाले किसी भी खतरे के प्रति लड़ाई करने में सक्षम हो, उनको खत्म करने में सक्षम हो, उसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। तो ये तो हमारा एक पार्ट हो गया कि बी सेल क्या करता है। टी सेल क्या करता है? टी सेल का भी अपना एक काम है। टी सेल उन सेल को टारगेट करता है जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। हमारे शरीर के अंदर में अगर कोई भी सेल इन्फेक्टेड हो चुका है, संक्रमित हो चुका है, तो उसको खत्म करने का काम जो है वह टी सेल का होता है। टी सेल हमारे शरीर के अंदर में किसी भी इन्फेक्टेड सेल को, किसी भी संक्रमित कोशिका को खत्म करने का काम करता है। और साथ ही साथ यह बी सेल को भी
और एक्टिवेट करता है। बी सेल को एक्टिवेट करने का, जागृत करने का काम जो है वह भी टी सेल करता है, और साथ ही साथ यह टारगेट भी करता है। टी का मतलब होता है टारगेट, टी का मतलब होता है टारगेट। तो यह जो टी सेल है वो डायरेक्टली शरीर के अंदर में कोई भी संक्रमित कोशिका है, उस संक्रमित कोशिका को टारगेट करने का काम जो है वह टी सेल करता है। टी का एक और मतलब है ट्रिगर। टी का एक और मतलब है ट्रिगर। ट्रिगर मतलब किसी चीज को जागृत करना। तो टी सेल जो है वो दो चीजें करती है, यहां से याद रखना, टी सेल टारगेट भी करती है, टी सेल ट्रिगर भी करती है। किस चीज को टारगेट करती है कि बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया आया है, कोई विषाणु आया है, कोई जीवाणु आया है, उसके कारण हमारी कोई शरीर की कोशिकाएं संक्रमित हो चुकी है, उन संक्रमित कोशिकाओं को खत्म करने की कोशिश करता है ताकि उसके साथ वायरस और बाकी चीजें भी खत्म हो जाए। या हमारे शरीर के अंदर में मान लो कैंसर सेल बनना स्टार्ट हो जाए, तो उन कैंसर सेल को भी टारगेट करने का काम जो है वह टी सेल करती है। तो कैंसर सेल को भी लड़ाई करने का या कैंसर सेल को भी खत्म करने का काम जो है वो टी सेल करेगी। साथ ही साथ यह बी सेल को, मान लो बैक्टीरिया या वायरस आया है तो उनके खिलाफ हमें एंटीबॉडी बनाना है, उनके खिलाफ हमें एंटीबॉडी बनाना है। एंटीबॉडी बनाएगी कौन? बी सेल। तो बी सेल को ट्रिगर करने का काम जो है वह फिर से करता है हमारा टी सेल, कि बी कोशिका को एक तरीके से ट्रिगर करता है, उसको जागृत करता है कि देखो भैया बैक्टीरिया वायरस आ चुका है, अब तुमको यहाँ पे एंटीबॉडी बनाने की जरूरत है जिससे कि हम इससे फाइट कर पाए। तो यह काम भी हमारा टी सेल करता है, टी कोशिका करती है। आई होप ब्लड के चारों कंपोनेंट और उनका क्या क्या काम है वो आपको क्लियर है। बी का मतलब एंटीबॉडी, टी का मतलब टारगेट नहीं होता है, ये मैंने याद करने के लिए आपको बोला। टी का मतलब टारगेट और ट्रिगर। टी से याद रखना, इनका कोई ऐसा नाम नहीं, उनको बी सेल और टी सेल बोला जाता है। बी सेल का काम है एंटीबॉडी बनाना, कि मान लो जैसे बैक्टीरिया आया, तो बैक्टीरिया की अपनी कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर होगी जिसके माध्यम से वो हमारे शरीर पे अटैक करता है, उसका कोई डीएनए आरएनए होगा। तो उन सभी चीजों को, उन सभी चीजों के खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाने का काम जो है वह बी सेल करता है। बी सेल और टी सेल, यह इनका मेनली दो काम होता है। यह हमारा हो गया, ये जो है हमारा रेड ब्लड सेल, यह हो गया व्हाइट ब्लड सेल, यह हो गया प्लेटलेट, और यह हो गया प्लाज्मा। तो इसको श्वेत रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, इसको रेड ब्लड सेल को लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, प्लेटलेट है और फिर प्लाज्मा है। आई होप क्लियर है। चलिए, अब ये तो हो गई रक्त की एक बात। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान से थोड़ा समझना। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए आप सारे मैसेज, सभी चीजों को भूल जाइए और इसको एक बार ध्यान से समझ लेना। आपको ब्लड ग्रुप हमेशा याद रहेगा। अब ब्लड ग्रुप को कभी नहीं भूलेंगे अगर आप एक बार ध्यान से देख लो। चलिए, एक चीज अब यहां से ध्यान से देख लो ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप के बारे में आपने जनरली सुना होगा कि कई बार लिखा होता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, एओ नेगेटिव, इस टाइप से आपने अलग अलग सुना होगा, या ओ नेगेटिव सुना होगा। चलिए, तो देखते हैं कि आखिर ब्लड ग्रुप में होता क्या है। देखो, अब यहां पे एक चीज समझना, हमारे शरीर के अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में, मानव शरीर के अंदर में बात करें तो दो अलग अलग प्रोटीन होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं ए प्रोटीन, और इस प्रोटीन को बोला जाता है एंटीजन। इस प्रोटीन को ए एंटीजन का नाम दिया जाता है। दूसरा होता है बी एंटीजन। बी एंटीजन, ए एंटीजन और बी एंटीजन। हमारे शरीर के अंदर में ए एंटीजन और बी एंटीजन नाम के दो प्रोटीन पाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि सभी में पाए जाएं। हमारे शरीर के अंदर में ए एंटीजन और बी एंटीजन नाम के दो प्रोटीन पाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि सभी में पाए जाएं। हो सकता है किसी में दोनों हो, किसी में एक ही हो, बट हमारे शरीर के अंदर में दो अलग अलग तरीके के प्रोटीन जो है वो पाए जा सकते हैं। किसी किसी केस में एक ए एंटीजन होता है, एंटीजन का मतलब भी प्रोटीन होता है, एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन होता है। तो हमारे शरीर के अंदर में या तो ए एंटीजन हो सकता है या बी एंटीजन हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है, या इसमें से कोई नहीं भी हो सकता है। पहले तो आप इस चीज को, दोनों को समझो। हमारे मानव शरीर के अंदर में दो तरीके के प्रोटीन पाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि जाते ही हैं, पाए जा सकते हैं। हो सकता है किसी भी एक मानव के अंदर में एक प्रोटीन हो जिसमें ए एंटीजन हो, या ए एंटीजन नामक प्रोटीन किसी एक शरीर के अंदर में मौजूद हो। दूसरे शरीर के अंदर हो सकता है कि बी हो, तीसरे में ए और बी दोनों हो, और चौथे में इन दोनों में से कोई ना हो। मींस हम यहां पे चार नाम ले लेते हैं: राम, श्याम, घनश्याम और मोहन। चलो, हमने चार नाम ले लिए, तो राम, श्याम, घनश्याम और मोहन। तो मान लेते हैं कि राम के अंदर में
ए नामक एंटीजन जो है वह प्रेजेंट है, या ए वाला जो एंटीजन है वो राम के अंदर में प्रेजेंट था। श्याम जो है उसके अंदर में बी वाला एंटीजन मौजूद था। घनश्याम जो है उसमें ए और बी दोनों मौजूद था। और जो मोहन है इसमें ना तो ए था और ना ही बी था, यानी इसमें सिर्फ ए था, इसमें सिर्फ बी था, इसमें ए और बी दोनों था, और एक मोहन है जिसमें ना तो ए था और ना ही बी था। तो अब इसके अनुसार हम इन चारों का ब्लड ग्रुप अलग अलग बता सकते हैं। राम को हम बोल सकते हैं कि इसका ए ब्लड ग्रुप है, श्याम को बोल सकते हैं कि बी ब्लड ग्रुप है, घनश्याम को बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्योंकि ए और बी दोनों पाया जाता है तो ए बी ब्लड ग्रुप है, और जिसमें ना तो ए है और ना ही बी है इसको हम एक नाम देते हैं कि ये ओ ब्लड ग्रुप है। जिसमें ना तो ए था ना ही बी था उसको हमने नाम दे दिया कि इसका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है। तो ये चार चीजें पहले समझो कि दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, ए या बी। तो एक आदमी के अंदर में सिर्फ ए है, दूसरे में बी है, तीसरे में ए बी है, और चौथे में ना तो ए था और ना ही बी था, तो उसको नाम दे दिया गया कि इनका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है। अब यहां पर एक और चीज समझना, हमारा शरीर जो है वो एक तरीके से एक किले की तरीके से मौजूद होता है। हमारा शरीर जो है उसने एक किला बना रखा है। उस किला बना रखने का मतलब यह है कि जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने पुराने मूवीज देखे हैं या पुरानी हिस्ट्री की किताबें पढ़ी हैं या कुछ देखा है, तो आपने जरूर समझा होगा कि किले में कोई बाहरी आदमी बिना इजाजत के प्रवेश नहीं कर सकता। किले के अंदर में कोई बाहरी आदमी जो है बिना इजाजत के प्रवेश नहीं कर सकता। तो ठीक ऐसे ही हमारा बॉडी जो है वो किला है, और इस किले के अंदर में बाहरी आदमी या बाहरी कोई सामग्री की कोई अनुमति नहीं है, बाहर से आने वाली किसी भी सामग्री की अनुमति नहीं है। तो मान लेते हैं आप राम के शरीर के बारे में बात करो। राम के शरीर में ए तरीके का प्रोटीन था। अब सोचो अगर कोई चाहे इसमें बी नामक एक प्रोटीन वाला ब्लड डालने की, जैसे मान लो श्याम का ब्लड लिया और हमने देखा कि श्याम के ब्लड में क्या है, इसमें बी वाला ग्रुप है। तो अगर हम राम के अंदर में श्याम के ब्लड को डालना चाहें तो दिक्कत क्या होगी, इस ब्लड के अंदर में एक विदेशी सामग्री है बी ब्लड ग्रुप या फिर बी एंटीजन। तो राम के ब्लड को यह कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि उसमें दूसरा एक फॉरेन सामग्री जो है वो अंदर आ रहा है, तो यह कभी भी अलाउ नहीं करेगा। एक बार फिर से ध्यान देना, हमारे शरीर के अंदर में दो तरीके की प्रोटीन पाई जा सकती है, एक है हमारा ए प्रोटीन, दूसरा है बी प्रोटीन। राम के अंदर में ए वाला एंटीजन था तो इसको हमने नाम दे दिया कि यह ए प्रोटीन है। दूसरा श्याम, श्याम के अंदर में बी प्रोटीन है। हमारे शरीर का एक सिंपल सा फंक्शन है, कोई भी बाहरी चीज अलाउड नहीं है, कोई भी बाहरी चीज अलाउड नहीं है। तो मान लेते हैं कि अगर हम बी प्रोटीन को ए में डालने की कोशिश करें तो बॉडी रिएक्ट करेगा, बॉडी बोलेगा नहीं ये अलाउ नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर हम ए का ब्लड बी में डालना चाहे तो यह भी अलाउ नहीं होगा, क्योंकि बी वाला बोलेगा कि नहीं ए जो है वो बाहरी सामग्री है, ए जो है वो बाहरी सामग्री है। अब फिर आप सोचो कि घनश्याम, घनश्याम का जो ब्लड है अगर हम बी को देना चाहें तो बी को क्या दिक्कत है, इस घनश्याम के ब्लड में एक एक्स्ट्रा पार्टिकल है ए, और यह तो श्याम के पास मौजूद नहीं है, तो श्याम समझेगा नहीं यह बाहरी आदमी है, ये बाहरी आदमी है, इसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, इसके साथ कोई और भी आ रहा है, तो इसलिए घनश्याम के ब्लड को भी अलाउ नहीं करेगा। ठीक ऐसे ही अगर घनश्याम का ब्लड जाना चाहे राम के अंदर में तो उसमें क्या दिक्कत है कि ये सिर्फ ए को पहचानता है, यहां पे बी भी है एक्स्ट्रा, तो इस बी को अलाउ नहीं करेगा, यहां भी इसको अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बी एक्स्ट्रा पार्टिकल था। अब हम सोचते हैं मोहन के बारे में। मोहन के ब्लड में ना तो ए है ना ही बी है, ये इस ब्लड में कोई भी ऐसा प्रोटीन या एंटीजन जो है वो पाया नहीं जा रहा है। तो राम बोलेगा कि चलो इसमें कोई विदेशी सामग्री या कुछ अतिरिक्त सामग्री नहीं है, कम है तो चलेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, कम है तो चलेगा बट एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। तो मोहन का जो ब्लड है, मोहन के ब्लड को अगर ए में डालते हैं तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है, तो चलो ये अलाउ होगा। ठीक वैसे ही मोहन के ब्लड को अगर श्याम के अंदर डालते हैं उससे भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसे लगेगा कि चलो यहां पे कुछ एक्स्ट्रा तो आ नहीं रहा है, यहां पे तो ना ए है ना बी है, खाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब घनश्याम को बारे में देखो, घनश्याम के पास क्या है, इसके पास ए और बी दोनों है, तो इससे तो कोई भी ब्लड दे, ए वाला दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बी वाला दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ओ वाला दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्या है कि इसके पास तो ए और बी दोनों पहले से मौजूद है, तो इसके पास कुछ भी बाहरी नहीं आ रहा है, जो है सो हमारे पास ही है पहले से, तो कोई नया चीज इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए ए बी को कोई दिक्कत नहीं है। समस्या आएगी मोहन के साथ। मोहन के साथ क्या समस्या है, मोहन के अंदर में ना तो ए है और ना ही बी है, ए बी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो मोहन ना तो राम से ब्लड ले सकता है, ना श्याम से ले सकता है, ना घनश्याम से ले सकता है। मोहन को दूसरा एक मोहन खोजना पड़ेगा जिसके पास भी ओ वाला ही ब्लड ग्रुप हो, यानी उसके ब्लड के अंदर में कोई भी ए या बी नामक एंटीजन ना हो। तो ये तो हो गई पहली बात कि दो चीजों पे गेम निर्भर है, ए एंटीजन और बी एंटीजन। अगर किसी शरीर में सिर्फ ए है तो वह बी को अलाउ नहीं करेगा, किसी शरीर में अगर बी है तो वह ए को अलाउ नहीं करेगा, किसी शरीर में ए और बी दोनों है तो वह सबको अलाउ करेगा।
और किसी शरीर में अगर O है यानी कि इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो ना तो वो A को अलाउ करेगा, ना B को अलाउ करेगा, ना ही AB को अलाउ करेगा। तो ये आती है पहले लेवल की बात। अब आता है इसके साथ साथ एक और प्रोटीन पाया जाता है, और उस प्रोटीन पाया जाता है, और उस प्रोटीन का नाम है RH एंटीजन। RH एंटीजन, RH प्रोटीन या RH एंटीजन। तो आखिर ये है क्या? रीसस मंकी जो है उसके अंदर का जो प्रोटीन है वो कई बार मानव शरीर के अंदर भी पाया जाता है, और इसके कारण दो सिचुएशन हो सकती है। या तो किसी शरीर के अंदर में RH जो है वह प्रेजेंट हो सकता है किसी मानव शरीर में RH प्रेजेंट हो, या दूसरा हो सकता है कि RH एब्सेंट हो, यानी RH नामक प्रोटीन किसी शरीर के अंदर में प्रेजेंट हो सकता है या किसी शरीर के अंदर में एब्सेंट हो सकता है। तो अगर प्रेजेंट होगा तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, अगर एब्सेंट है यानी कि मौजूद नहीं है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो हमारे शरीर के अंदर में RH फैक्टर है या नहीं है, इस मामले को देखते हुए या तो शरीर को पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मिलता है या नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिलता है। अब यहां पर एक चीज को समझना, जो पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, यहां पे एक चीज को समझने की कोशिश करना। मान लो दो ह्यूमन लिए हमने, X और Y, दो अलग अलग मानव शरीर है X और Y। X के अंदर में RH जो है वह प्रेजेंट है और दूसरे के अंदर में RH जो है वह एब्सेंट है। अब देखो शरीर कैसे काम करता है हमारा, कि अगर कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसका विरोध किया जाएगा, मगर अगर कुछ कम आ रहा है तो उसका विरोध नहीं किया जाएगा। तो ठीक वैसे ही अगर RH पॉजिटिव वाला है तो उसको नेगेटिव वाला ब्लड देगा तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक वैसे ही अगर RH पॉजिटिव वाला है तो उसको नेगेटिव वाला ब्लड देगा तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो ये जो RH पॉजिटिव वाला है उसको अगर नेगेटिव वाला ब्लड देता है तो उसको कोई समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन है ही नहीं। RH नेगेटिव का मतलब है इसमें RH प्रोटीन जो है वो एब्सेंट है, मौजूद ही नहीं है। तो जब मौजूद ही नहीं है तो फिर तो कोई खतरा ही नहीं है। लेकिन अगर वही RH पॉजिटिव इसको ब्लड देना चाहे तो समस्या क्या है, एक एक्स्ट्रा प्रोटीन आएगी, एक एक्स्ट्रा प्रोटीन आएगी, और उस एक्स्ट्रा प्रोटीन के आने के कारण अब यहां पर समस्या हो सकती है। तो हमेशा याद रखना, बॉडी किसी भी एक्स्ट्रा प्रोटीन को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो ए और बी वाले केस में हो या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव वाले केस में हो। तो किसी भी कंडीशन में इसको अलाउ नहीं किया जाता, ना तो पॉजिटिव वाला ना ही नेगेटिव वाला। अब यहां पर समझना एक चार्ट के थ्रू, हम लोग एक चार्ट को प्रिपेयर करते हैं और उस चार्ट से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो अब इस पे साइन दे देते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव यहां पे दे देते हैं। चलो अब देखो, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। और ठीक ऐसे यहाँ पे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो अब इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। अब देखो ए पॉजिटिव वाला है, यानी इसके में अगर ए आए तो कोई समस्या नहीं है, पॉजिटिव आए तो कोई समस्या नहीं है। तो ए पॉजिटिव आया कोई दिक्कत नहीं है। ए नेगेटिव का मतलब ए तो आ रहा है बट कुछ एक्स्ट्रा RH नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके पास पहले से RH है और दूसरा जो ब्लड आया उसमें RH नहीं भी है, तो कोई समस्या नहीं है, ये भी अलाउड होगा। अब यहां पर देखो बी है, बी मतलब इसका अपोजिट वाला, तो ये तो अलाउ नहीं होगा। बी नेगेटिव, यह भी नहीं होगा क्योंकि इसमें बी वाला प्रोटीन है। ठीक वैसे ही ए भी नहीं होगा क्योंकि इसमें बी एक्स्ट्रा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि बी एक्स्ट्रा है। अब आते हैं ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव के। तो ओ पॉजिटिव का मतलब इसमें ए और बी वाला झंझट नहीं है, तो चलिए ये तो अलाउ होगा, और क्योंकि पॉजिटिव है
तो पॉजिटिव और पॉजिटिव भी अलाउ है। अब नेगेटिव वाला अलाउ होगा या नहीं, आप सिंपली सोचो, नेगेटिव मतलब खाली है बिल्कुल, तो ये तो अलाउ होगा ही होगा। अब आते हैं हम ए नेगेटिव पे। अब यहां पे सोचना, इसको अगर आप समझ गए तो बाकी आप खुद कर लोगे। ए नेगेटिव, ए नेगेटिव का मतलब ये है कि यह ए से तो ले सकता है लेकिन पॉजिटिव वाले से नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि पॉजिटिव वाले के पास एक एक्स्ट्रा आरएच नाम का प्रोटीन जो है वो मौजूद है, तो इस केस में यह अलाउ नहीं होगा। यह जो है अलाउ नहीं होगा, इस केस में यह अलाउ नहीं होगा। यह जो है अलाउ नहीं होगा, यह जो है अलाउ यहां पे था, यहां पे नहीं होगा। दूसरा, अगर हम ए नेगेटिव की बात करें तो ए नेगेटिव अलाउ होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पे इसको कोई समस्या नहीं है। बी वाले में हम लोग सीधा हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं। ए और बी वाला, इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि इस समय बी है, बी जहां पे बी है सबको हटा दो, क्योंकि यहां पे ए है तो बी को बिल्कुल साइड करो। अब आते हैं ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। यहां पे से देखना, ऐसे तो ओ से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ओ के साथ पॉजिटिव जुड़ा हुआ है और यहां पे क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव मींस एक एक्स्ट्रा प्रोटीन, तो ये ओ पॉजिटिव से भी ब्लड नहीं ले सकता, लेकिन ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, क्योंकि ओ नेगेटिव में कोई प्रोटीन एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक वैसे ही बी पॉजिटिव का देखो, ए से नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता, लेकिन बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव से ले सकता है। यहां पे नहीं ले सकता क्योंकि इन दोनों में ए है। अब यहां पे ओ पॉजिटिव वाले से ले सकता है, ओ नेगेटिव से भी ले सकता है। बी नेगेटिव को देखो, एक वाला तो किस्सा ही हटा देते हैं। बी पॉजिटिव ले सकता है, आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा आरएच प्रोटीन मौजूद है, तो ये अलाउ नहीं होगा। नेगेटिव वाले से ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव है, यहां पे भी नेगेटिव है, चलेगा। ए भी पॉजिटिव हटा देते हैं, हटा देते हैं। अब आता है ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव से क्यों नहीं लेगा? क्योंकि यहां पे भी आरएच एक्स्ट्रा है, तो ये भी अलाउड नहीं है, और ओ नेगेटिव से बिल्कुल ले सकता है। अब आते हैं ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव एक ऐसा प्रोटीन है, एक ऐसा ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव, जिसके पास सभी प्रोटीन्स है। इसके पास ए भी है, बी भी है, पॉजिटिव भी है, यानी इसको तो कोई समस्या ही नहीं है। ये जिस पर्सन के पास भी होगा वो होगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि इसके पास सारे प्रोटीन पहले से ही मौजूद है। यानी यह ए से भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। क्यों? क्योंकि इसके पास ए वाला भी था, बी वाला भी था, पॉजिटिव भी था, तो पॉजिटिव वाले से भी ले सकता है, नेगेटिव वाले से भी ले सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी यह सभी से ब्लड ले सकता है, यह सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड लेने की क्षमता रखता है। अगर हम बात करें ए बी नेगेटिव की, तो ए बी नेगेटिव के साथ सिर्फ एक दिक्कत है कि जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उससे ब्लड नहीं ले सकता, कि जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उससे ब्लड नहीं ले सकता। तो ए बी नेगेटिव को देखें तो ए बी नेगेटिव पॉजिटिव वाले से नहीं लेगा, नेगेटिव वाले से लेगा, पॉजिटिव वाले से नहीं लेगा, नेगेटिव वाले से लेगा। पॉजिटिव नो, नेगेटिव यस, पॉजिटिव नो, नेगेटिव यस। अब आते हैं ओ और पॉजिटिव। ओ वाला का मतलब इसको सिर्फ ओ वाले से ही चाहिए, तो ए को तो पूरा हटा दो, ए हटा दो, बी हटा दो, ए भी हटा दो, और यहां पर ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों से ले सकता है, क्योंकि इसके पास प्रोटीन एक एंटीजन मौजूद है, तो ये चाहे तो ओ पॉजिटिव वाले से भी ले सकता है, ओ नेगेटिव वाले से भी ले सकता है। अब आते हैं ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव का मतलब इसके पास कोई भी प्रोटीन नहीं है, यानी ना आप इसमें आरएच वाला डाल सकते हो, ना ए डाल सकते हो, ना बी डाल सकते हो। तो मींस यहां पे नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, सिर्फ एक ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव को सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव ही ब्लड दे सकता है, और ओ नेगेटिव के केस में आपने देखा होगा यह सभी को ब्लड दे सकता है, इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इसी के लिए इसका नाम यूनिवर्सल डोनर होता है कि यह सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ ओ नेगेटिव वाले से ही सकता है। तो एक तरफ हमारे पास ए बी पॉजिटिव है जिसमें सभी प्रकार के एंटीजन मौजूद है, और दूसरी तरफ हमारे पास ओ नेगेटिव है जिसमें कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। आई होप आपको क्लियर है। ओ नेगेटिव वाले की दुनिया डूब जाएगी। चलिए, तो ये दो एस्पेक्ट है, देखो यहां पे दो एस्पेक्ट है। एक तो आपका ये ब्लड का जो अलग अलग जो घटक है, इसके जो अलग अलग जो पार्ट है, जैसे कि लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट और प्लाज्मा, इनका सवाल पूछा जा सकता है। और दूसरा जो सवाल है वह पूछा जा सकता है रक्त के जो अलग अलग, एक तरीके से आप देख सकते हो कि हमारे रक्त के अंदर जो अलग अलग ब्लड ग्रुप है उनसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो मेनली आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में, इवन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या, आपके पूरे मानव शरीर से संबंधित अगर यूपीएससी में कोई सवाल आता है तो जनरली इसी से ही आएगा। ब्लड अगर आपको क्लियर है तो लगभग इसी से क्वेश्चन आएगा। दूसरा एक क्वेश्चन कभी कभी आता है रेस्पिरेशन सिस्टम से, जो हमारी श्वसन क्रिया है उसको लेकर भी सवाल पूछा जाता है। तो अगला जो है हम लोग श्वसन क्रिया के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए, ये हार्ट का सिस्टम जो है वो हमने देखा था कि हार्ट में अलग अलग जगहों से ब्लड आता है। देखो एक चीज आप बिल्कुल समझना, हार्ट के फिगर को ना तो आपको बनाने की जरूरत है ना ही आपको याद रखने की जरूरत है। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि वो याद करते हैं कि राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, आरटीएम, राइट आरटीएम, लेफ्ट आरटीएम, इन सबको आप याद करने लगते हो। इसका एग्जाम के हिसाब से कहीं पे कोई रेलेवेंस नहीं है। यूपीएससी आपको इन चीजों से नहीं पूछेगी, ये आपके सिर्फ समझने के लिए है। तो आप नोट्स में एक बार देख लेना, बट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए है। तो आप नोट्स में एक बार देख लेना, बट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और वह है हमारी श्वसन क्रिया को लेकर। श्वसन क्रिया में क्या है, इसके अनुसार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, या श्वसन प्रणाली में हमारे पास क्या है इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। अब देखो, जब हम श्वसन की बात करते हैं, श्वसन क्रिया की बात करते हैं, तो इसमें जनरली हम लोग सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखते हैं। हम लोग सिर्फ एक जो इसका आयाम है उसको सिर्फ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि श्वसन प्रणाली का मतलब कि हम सांस अंदर लेते हैं और फिर हम सांस बाहर छोड़ते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो इसमें अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ निकलता है। यह श्वसन प्रक्रिया का सिर्फ एक भाग है। श्वसन प्रक्रिया जो है वो शरीर के अंदर कोशिका के स्तर पर भी होती है, और साथ ही साथ हमारे जो एक तरीके से आप बोल सकते हो फेफड़े और जो हमारे नाक और बाकी चीजों के एक तरीके से तालमेल से भी श्वसन जो है वो होती है। तो आखिर श्वसन प्रक्रिया है क्या, और श्वसन प्रक्रिया को हम क्यों करते हैं, इसको जानते हैं एक बार। तो देखो, इसके पहले जब हम लोग परिसंचालन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, परिसंचालन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो फिर हम लोगों ने एक सिंपल प्रोसेस देखा था, एक सिंपल हम लोगों ने डायग्राम देखा था कि हमारे शरीर के अंदर में कोशिकाओं तक जो है वह ऑक्सीजन जाता है और बाकी सामग्री जाती है। यही काम जो है वो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम का भी है। आपने देखा होगा हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम का हिस्सा क्या है। हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम का, हमारे श्वसन तंत्र का हिस्सा जो है वो फेफड़ा है, और फेफड़े के साथ साथ जो हमारे शरीर के अंदर में मौजूद रक्त कोशिकाएं हैं, जो रक्त है उसका भी एक काम है श्वसन तंत्र में। अब क्या काम है इसको भी हम लोग समझेंगे, बट हम श्वसन तंत्र के अनेक जो भाग हैं पहले उसको एक बार देख लेते हैं। ये हमारा होता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जिसको नासा गुहा के नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग नेजल कैविटी के रूप में पढ़ते हैं इंग्लिश में। दूसरा होता है ओरल कैविटी, जिसको मुख गुहा के रूप में जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओरल कैविटी। यह हमारा ओरल कैविटी है। इसके साथ साथ हमारी ग्रसनी होती है जो ट्रैकिया है, और सॉरी हमारी जो ग्रसनी होती है, और इसके साथ साथ हमारी श्वास नली जो है जिसको हम ट्रैकिया या विंड पाइप बोलते हैं वह मौजूद होती है। यह हमारे फेफड़ा है, यह हमारा फेफड़ा है जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में है। यह नीचे का जो पार्ट है उसको हम डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम जो है वो मसल से बना होता है, मांसपेशियों से बना होता है। इसके साथ साथ ये पसलियां हैं। पसलियों का काम क्या होता है, पसलियां हमारे शरीर के फेफड़े को और बाकी जो अन्य जो इस तरीके के अंग है जैसे कि हृदय है उनको एक बचाकर रखने का काम करती है पसलियां। यह एक रिब केज कहा जाता है। इस पसलियों को हम रिब केज के नाम से जानते हैं, रिब केज के नाम से जानते हैं। ग्रसनी को हम फेरिंग्स के नाम से भी बोलते हैं, फेरिंग्स के नाम से जाना जाता है। श्वास नली को ट्रैकिया के नाम से जाना जाता है, ट्रैकिया और फेरिंग्स। तो ये हमारी ग्रसनी, श्वास नली, रिब केज, फेफड़ा तो आप सभी जानते हैं कि फेफड़ा को हम लंग्स बोलते हैं। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है उसके ये अलग अलग पार्ट है। एक है नासा गुहा। नासा गुहा के मींस नेजल कैविटी, वह नाक का हिस्सा जहां से हमारे शरीर के अंदर में ऑक्सीजन या वायु जो है वो प्रवेश करती है। वायु जो है वो मुख्य माध्यम से भी जाती है, उसको हम ओरल कैविटी या बकल कैविटी के रूप में भी कंबाइन रूप से जानते हैं। इसके साथ साथ एक फेरिंग्स का इलाका है जहां तक दोनों सेम होते हैं, यानी खाने का रास्ता और जो श्वास लेने का रास्ता है वो दोनों सेम होता है। उसके बाद वो चेंज होता है, एक फूड पाइप के रूप में, यानी कि भोजन पाइप के रूप में एक चला जाता है। दूसरा श्वास नली, भोजन नली और श्वास नली यहां से अलग हो जाते हैं। जो श्वास नली है उसको ट्रैकिया या विंड पाइप कहा जाता है। ट्रैकिया या विंड पाइप इसको बोलते हैं, ट्रैकिया या विंड पाइप के रूप में या श्वास नली के रूप में इसको कहा जाता है। इसी श्वास नली के माध्यम से जो हमारा ऑक्सीजन है वो फेफड़ों तक पहुंचता है। फेफड़े में पहुंचने के बाद
जो लास्ट स्टेज है, ये लास्ट स्टेज में ये कहा जाता है, लास्ट स्टेज में एक छोटा सा बैलून की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं, जिसको हम एल्वियोलाई के रूप में जानते हैं। अब इस एल्वियोलाई जो है वह रक्त कोशिकाओं के साथ एक तरीके से जुड़ा हुआ होता है। यह जो हमारी एल्वियोलाई होगी, इस फेफड़े के अंदर में जो बहुत छोटे छोटे सेल हैं, जो सबसे छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, उनको हम एल्वियोलाई के रूप में जानते हैं। एल्वियोलाई एक बैलून के तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हवा भरा हुआ होता है। और इस हवा के चारों ओर या इस बैलून के चारों ओर, जैसे मान लो ये हमारा एल्वियोलाई हो गया, तो उसके चारों ओर जो रक्त की जो कोशिकाएं हैं, जो हमने देखा था जो रक्त वाहिनियां हैं, उसमें जो सबसे छोटा पार्ट है रक्त कोशिकाएं जिनको कहा जाता है, वो इनसे जुड़ी होती है। और इसके माध्यम से क्या होगा कि यहाँ पे जो मौजूद ऑक्सीजन है वह रक्त में, वह ब्लड में चला जाएगा। तो ये काम, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब काम क्या होता है इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब रेस्पिरेशन सिस्टम या श्वसन तंत्र काम कैसे करता है इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हिस्सा है नोज का। नोज में क्या आया? ऑक्सीजन। हमारे शरीर के नोज में आया ऑक्सीजन। नोज के बाद यह अलग अलग माध्यम से होता हुआ फाइनली कहां पहुंचेगा? हमारे शरीर के नोज में आया ऑक्सीजन। नोज के बाद यह अलग अलग माध्यम से होता हुआ फाइनली कहां पहुंचेगा? यह पहुंचेगा हमारे ट्रैकिया में या हमारे श्वास नली में, विंड पाइप में। विंड पाइप श्वास नली या ट्रैकिया में यह पहुंचता है। ट्रैकिया के बाद यह हमारे कहां पे पहुंचेगा? यह सीधा पहुंचेगा लंग्स में, फेफड़े में। फेफड़े में अलग अलग बनावट होती है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई। तो ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई और बाकी चीजें आपको नीट और जेई के हिसाब से देखनी होगी। इधर हमें सीधा देखना है कि लंग्स में एक जो सबसे छोटा जो पार्ट होगा उसका नाम होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। तो अभी तक यहां से ऑक्सीजन जो है वो आगे बढ़ रहा है और ऑक्सीजन आया एल्वियोलाई पे। एल्वियोलाई जो है वह जुड़ा होता है किससे? एल्वियोलाई जुड़ा होता है ब्लड कैपिलरी से, या रक्त कोशिकाएं या ब्लड कैपिलरी से जुड़ा होता है, ब्लड कैपिलरी से जुड़ा होता है। अब यहां पे एक्सचेंज होगा, यहां पे एक्सचेंज होगा। यहां से जो ऑक्सीजन है वह ब्लड कैपिलरी में चला गया। अब यहां पे एक्सचेंज होगा, यहां पे एक्सचेंज होगा। यहां से जो ऑक्सीजन है वह ब्लड कैपिलरी में चला गया। अब यह ब्लड यहां पे एक्सचेंज होगा, यहां पे एक्सचेंज होगा। यहां से जो ऑक्सीजन है वह ब्लड कैपिलरी में चला गया। अब यह ब्लड कैपिलरी हमारे शरीर के ऑक्सीजन को, यहां से ब्लड कैपिलरी जो है वो कहां जाएगा? यहां से ब्लड कैपिलरी आर्टरी वेन बनाएगा, पुलमोनरी वेन। आपको याद हो हम लोगों ने हार्ट के समय में पढ़ा था कि एक जो है वो लंग से वापस आता है हमारे हार्ट में। तो यहां से ये पहुंचा हमारे शरीर के हार्ट में, यहां से ये आया हमारे हार्ट में, और हार्ट ने इसको पंप किया, और पंप होने के बाद यह वापस हमारे पूरे बॉडी में जाएगा, हमारे पूरे बॉडी में जाएगा। तो सबसे पहले हमारे नाकों के माध्यम से या हमारे नास गुहा के माध्यम से जो श्वास है उसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं। यह हमारी श्वास नली से होते हुए हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। हमारे फेफड़ों के अंदर में एक बैलून के तरह का एक ढांचा होता है जिसको हम एल्वियोलाई के रूप में जानते हैं। इस एल्वियोलाई में जो रक्त कोशिकाएं हैं उनकी सप्लाई होती है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो चला गया ब्लड कैपिलरी में। यह ब्लड कैपिलरी वापस से जुड़कर एक जो धमनी है, नहीं धमनी नहीं, यहाँ पे शिरा बनता है। यहाँ पे एक शिरा बनेगा, एक वेन बनेगा जिसको पुलमोनरी वेन या फुसफुसी शिरा के रूप में जानते हैं, और उसके माध्यम से यह हमारे हृदय तक पहुंचेगा, हार्ट तक पहुंचेगा। हार्ट तक पहुंचने के बाद इसको पूरे शरीर में पंप किया जाएगा, इसको पूरे शरीर में भेजा जाएगा। और शरीर में जब इसको भेजा गया तो शरीर में भेजे जाने के बाद यह हमारे शरीर के अनेक सेल तक गया, हर एक सेल के पास, हर एक कोशिका के पास गया, हर एक कोशिका के पास। अब यहां पे परफॉर्म होगा एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। जो आंतरिक श्वसन प्रक्रिया है वह सेल के अंदर में परफॉर्म होती है, वह सेल के अंदर में होगा। अब यहां पे क्या होगा? इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके सेल जो है वह क्या बनाएगी? सेल बनाएगी एनर्जी। यहां पे सेल बनाएगी एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा सेल को ऑक्सीजन के माध्यम से मिलेगी, और ऊर्जा के साथ साथ यह एक और चीज बनाएगी जिसका नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेल के द्वारा ऑक्सीजन की मदद से जो ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया है वही बेसिकली आपकी श्वसन प्रक्रिया होती है। वही बेसिकली आपकी श्वसन प्रक्रिया होती है जिसमें सेल जो है वह ऑक्सीजन के माध्यम से ऊर्जा बनाता है, और ऊर्जा बनाने के क्रम में यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा। और यह कार्बन डाइऑक्साइड वापस से हमारे ब्लड के माध्यम से, हमारे रक्त के माध्यम से कहां पे पहुंचेगा? हमारे हार्ट में। और हार्ट से वापस से इसको पंप किया जाएगा, वापस से पंप होके जाएगा एल्वियोलाई के पास। वापस से ये पंप होगा
और वापस से पंप होके जाएगा एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई से वापस लौटेगा फेफड़े के पास, फेफड़े से ये वापस जाएगा ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से ये वापस जाएगा हमारे नोज में, और हमारे नोज से बाहर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर में श्वसन प्रक्रिया। कि सबसे पहले श्वसन प्रक्रिया का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने सांस लिया और सांस छोड़ दिया, यह हमारी श्वसन प्रक्रिया का सिर्फ एक हिस्सा है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद वो हमारे श्वास नली के साथ होते हुए फेफड़ों तक पहुंचेगा। फेफड़ों में एल्वियोलाई होगी जिसमें रक्त कोशिकाएं जो है वो जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे हमारे ब्लड के अंदर में वही मौजूद होता है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, हेमोग्लोबिन। या हेमोग्लोबिन जो है वही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, वही ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, और अवशोषित करके उसे हमें शरीर के अनेक हिस्सों तक पहुंचाता है। अनेक हिस्सों तक पहुंचाने के बाद हमारी कोशिकाएं उन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी साथ में निकालती हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से हेमोग्लोबिन के द्वारा ही अवशोषित किया जाता है, और हेमोग्लोबिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेता हुआ सेम रूट को फॉलो करता हुआ वापस आएगा हमारे फेफड़े में, और श्वास नली और हमारे नास गुहा से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है हमारे श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र का एक हिस्सा है सांस लेना और छोड़ना, और बाकी ये सभी हमारे आंतरिक प्रक्रिया है जो उस श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको दोनों क्लियर है। ले जाने और ले आने का काम जो है वो हेमोग्लोबिन करता है। हेमोग्लोबिन अवश्य रूप से आयरन की मात्रा उसमें अधिक होती है, बट हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर का पूरा नाम है। करता है। हेमोग्लोबिन अवश्य रूप से आयरन की मात्रा उसमें अधिक होती है, बट हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर का पूरा नाम है। अगर हम बात करते हैं, आपको बस एक चीज बता देता हूं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस या श्वसन प्रणाली जो है आज के समय में इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, इसको बस एक चीज से समझना। अगर हम बात करते हैं अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस की, हमने यहां पर देखा कि ऑक्सीजन जो है उसका एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का यहां पे एक्सचेंज हो रहा है। अब यहां पर एक समस्या है। मान लो कई बार आपने देखा होगा कि जब ठंड का दिन आता है, तो लोग अपने घरों के अंदर में अंगीठी जलाकर या किसी चीज को जलाकर चारों तरफ से रूम वगैरह को बंद करके और फिर वहां पर आग आग जलाकर उस रूम में बैठने की कोशिश करते हैं। या बंद कमरे के अंदर में अगर आग जलाते हैं तो उससे क्या समस्या है, इसको आप यहीं से समझ सकते हो। मान लो अगर हमने किसी एक बंद कमरे में किसी चीज को जलाना स्टार्ट किया, यहाँ पे लकड़ी वगैरह रखी हुई है, उस लकड़ी को हमने जलाना स्टार्ट किया, इसको हमने जलाना स्टार्ट किया। अब इसमें समस्या क्या है? समस्या यह है कि यह रूम चारों तरफ से बंद है। रूम बंद होने का मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और जब भी हम किसी चीज को जलाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के केस में, अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह रिलीज होता है। हमारे मान लेते हैं कि एक रूम है, रूम बंद है, उसमें लोगों ने अंगीठी जलाना स्टार्ट किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह रिलीज होना स्टार्ट होगा। अब देखो अब यहाँ पे काम क्या होता है। मान लो उस घर के अंदर में लोग बैठे हुए हैं और लोगों ने उसी कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया, वो भी हमारे श्वास के माध्यम से अंदर जा रहा है। ऑक्सीजन पहले से कम है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड अब बढ़ गया। तो धीरे धीरे यह कार्बन मोनोऑक्साइड मान लो हमारे शरीर के अंदर गया, हमारे नोज में गया, ट्रैकिया, लंग्स, एल्वियोलाई, हमारे एल्वियोलाई तक पहुंच गया कार्बन मोनोऑक्साइड। यह भी एक गैस है, हमारे एल्वियोलाई तक पहुंच गया। एल्वियोलाई तक जाने के बाद यह ब्लड के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। ब्लड के अंदर में जो हेमोग्लोबिन मौजूद है, उसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, और उस बॉन्ड को नाम दिया जाता है कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन। उस बॉन्ड का नाम होता है। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यह दोनों भी बॉन्ड बनाते हैं हेमोग्लोबिन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बॉन्ड है वो बहुत मजबूत या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ने एक बार हेमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लिया तो बहुत ही मजबूत बॉन्ड बनेगा, यानी अब वो हेमोग्लोबिन को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होगा। तो मान लो उस घर के अंदर में लोग मौजूद है और कुछ समय तक, मान लेते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट तक वह कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड को श्वास के अंदर लेते रहे, तो क्या होगा? उस समय में कार्बन डाइऑक्साइड उनके रक्त के अंदर चला गया, हेमोग्लोबिन से कंबाइन कर लिया। कुछ ही मिनट के अंदर में हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है, उस रक्त के अंदर जो हेमोग्लोबिन है, वह सारे हेमोग्लोबिन बीजी हो जाएंगे, वह सारे जो हेमोग्लोबिन है वह अनअवेलेबल हो जाएंगे। क्यों अनअवेलेबल हो जाएंगे? क्योंकि उनका बॉन्ड बन चुका है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। हेमोग्लोबिन बीजी हो जाएंगे, वह सारे जो हेमोग्लोबिन है वह अनअवेलेबल हो जाएंगे। क्यों अनअवेलेबल हो जाएंगे? क्योंकि उनका बॉन्ड बन चुका है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो हमारा रक्त है, रक्त के अंदर हेमोग्लोबिन भी है, लेकिन हेमोग्लोबिन का बॉन्ड बन चुका है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और वह बॉन्ड टूटने का नाम नहीं ले रहा है।
तो अब इस आदमी को ऑक्सीजन की सप्लाई अगर दी जा रही है, मान लो इस आदमी को ऑक्सीजन की सप्लाई दे जाने लगी, अब दिक्कत क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई तो है, लेकिन ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाने के लिए हेमोग्लोबिन चाहिए। और अगर हेमोग्लोबिन ही अवेलेबल नहीं है, हेमोग्लोबिन ही उपस्थित नहीं है, तो ऑक्सीजन को कोशिका के पास लेकर कैसे जाएंगे? और अगर कोशिका तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, कोशिका जो है वो ऊर्जा नहीं बना पाएगी। कोशिका ऊर्जा नहीं बना पाएगी, कोशिका मर जाएगी। और अगर कोशिका मरेगी तो हमारे सारे जो अंग है, हमारे सभी जो ऑर्गन है, वो फेल करना स्टार्ट कर जाएंगे, वह काम नहीं करेंगे। और उस समय जो आदमी है, और अगर कोशिका मरेगी तो हमारे सारे जो अंग है, हमारे सभी जो ऑर्गन है, वो फेल करना स्टार्ट कर जाएंगे, वह काम नहीं करेंगे, और उस समय जो आदमी है उसकी मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर कोई 10-15 मिनट तक भी एक्सपोज हो गया तो उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसका सिंपल सा कारण है कि अगर उस आदमी को ऑक्सीजन दे भी दिया जाए तो ऑक्सीजन को अंदर तक लेकर कौन जाएगा? ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाने वाला हेमोग्लोबिन तो पहले ही कार्बन मोनोऑक्साइड के कब्जे में है। तो इस केस में उस पर्सन को अगर ऑक्सीजन मिलने भी लगा, उस व्यक्ति को ऑक्सीजन मिलने भी लगा, तो भी उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए लोगों को यह सलाह दी जाती है कि घरों के अंदर में जो इस तरीके की लकड़ी और बाकी जो चीजें हैं वो नहीं जलानी चाहिए, खासकर रूम वगैरह को बंद करके। रूम वगैरह को बंद करने पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, जो बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही हानिकारक है। आई होप आपको क्लियर है। और इसी के लिए आप समझ सकते हो कि जब एनीमिया की समस्या होती है, एनीमिया की समस्या में क्या है, हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होने का मतलब क्या, कि शरीर के जो अनेक कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं तक जो ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए वह कम पहुंच रहा होगा, पहुंच तो रहा होगा बट कम मात्रा में पहुंच रहा होगा। और अगर ऑक्सीजन कोशिकाओं तक कम मात्रा में पहुंच रहा है, यानी हमारे शरीर के अंदर में जो ऊर्जा होगी वह कम होगी, और ऊर्जा कम होगी तो हमारे सभी कार्य जो है वह प्रभावित होंगे। इसीलिए जिनको भी एनीमिया होता है, जिनको भी एनीमिया की समस्या होती है, तो उनको बहुत ज्यादा कमजोरी देखने को मिलती है, या उनका सही तरीके से काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता। सिर्फ यही कारण है कि उनके शरीर के अंदर में कोशिका को जितनी ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। एनीमिया में यही समस्या होती है। आई होप आपको ब्लड भी क्लियर होगा, एनीमिया भी क्लियर होगा, और हमारी श्वसन प्रक्रिया जो है वह भी क्लियर होगी। हाँ, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का मिश्रण होता है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। इवन जब हम श्वास छोड़ते हैं, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। चलिए, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। आपका जो पीडीएफ है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा, इससे आप नोट्स बना लीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में इसी टाइम पे। एनीमिया की बीमारी जो है वह आयरन की कमी के कारण होती है। मानव शरीर में हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। ओके, तो थैंक यू एवरीवन।